मैं चेक करता हूँ आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, अगर आवाज आ रही होगी तो यस करें। हेलो, आ रही है। हाँ। पहले थोड़ा सा आवाज का इश्यू था, तो अब वो क्लियर हो गया है। तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। अश्वनी, अश्वनी से फिर से वो रही हमारी, अश्वनी से फिर से रहेगी कि जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। अभी बात करते हैं वर्णमाला के ऊपर हम बात कर रहे थे। जैसे अभी बात की थी मैंने पहले, स्वर की संख्या हमारी 11 है। और अगर हम कुल स्वर की अगर हम बात करें तो कुल स्वर हमारे 13 है। और स्वर की अगर हम बात करें, 11 स्वर की अगर हम बात करें, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ, तो ये हमारे 11 स्वर हैं। जो हमारे 13 स्वर कुल स्वर की अगर मैंने बात की, दो और है हमारे अंक और अ, जो कि हमारे क्या है, अयोगवा है। वो ना ही पूरी तरह से स्वर है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए उनको अयोगवा की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं हम तालिका की। बात करते हैं जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और हर वर्ग में आपके 5 5 वर्ण हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अग। चवर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न। पवर्ग में देखिए प, फ, ब, भ और म। अब हम स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें, स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी 25 मानी जाती है। क से लेकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। अगर हम स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें, तो स्पर्श व्यंजन आपके ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, जो हमारी जीवा है वह किसी न किसी भाग को पूर्णतया स्पर्श करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं अंतिम वर्ण की। जैसे देखिए अंग, य, ण, न और म। अगर इनका अगर हम जब उच्चारण की अगर हम बात करें, तो इनको हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो नाक की सहायता से करते हैं, नाक और मुख की सहायता से करते हैं। बात करते हैं टवर की, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हमारे कठोर व्यंजन हैं। इनको बोलने में हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, यह समस्या का सामना भी करना पड़ता है इनको उच्चारण करते समय। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चर्चा हमने पीछे वाली वीडियो में भी की थी। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। इससे पीछे वाली चर्चा हमने पीछे वाली वीडियो में काफी अच्छे से की है। और किसी बच्चे को यहाँ तक अगर किसी बच्चे को परेशानी आती है या समस्या आती है, तो मेरी वो पीछे वाली वीडियो को देखें। बात करते हैं थोड़ी सी हम यहाँ, जो कवर के हमारे क, ख, ग, घ, अंग आते हैं, ये हमारे कंठ हैं। बात करते हैं अब चवर की, च, छ, ज, झ, य। ये हमारे तालु हैं। बात करते हैं अब हम टवर की, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हमारे मुर्दा हैं। बात करते हैं तवर की, त, थ, द, ध, न। ये हमारे दंत हैं। बात करते हैं पवर की, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे ओष्ठ हैं। तो बच्चों को परेशानी यहाँ नहीं आती है, परेशानी आती है यहाँ हमारे स्वर और आपके अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हमारे जो अंतस्थ के व्यंजन है, जैसे य, र, ल, व, ये कहाँ कहाँ शामिल होते हैं। और जो आपके श, श, स, ह है,
ये भी आपके कहाँ कहाँ शामिल होते हैं, और जो हमारे 11 के 11 स्वर हैं ये कहाँ कहाँ शामिल होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अक्सर रट्टा मारा होता है, तो उसी वजह से वो पेपर में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहने वाला है। तो अभी बच्चे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें। तो बात करते हैं पहले स्वर की। स्वर आपके आ आपके कंठ में आएंगे, जिसको मैंने कोड भी दे दिया है। फर्स्ट कोड मतलब आपका कंठ में आएंगे, आपके कंठ में आएंगे। बात करते हैं छोटे ई और बड़े ई, तो ये आएंगे आपके तालू में। तो इसको मैंने कोड भी दे दिया है सेकंड। बात करते हैं अब छोटे ऊ और बड़े ऊ की, तो ये आएंगे आपके, देखिए ये तीसरे कोड पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ का उच्चारण करते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, ओंठ का सहारा लेते हैं, ओष्ठ का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब ये पांचों में चला जाएगा, पांचों कोड में चला जाएगा, तो ये ओष्ठ में चले जाएंगे, है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद इन आगे वालों को फिलहाल के लिए भूल जाए। अब यहाँ देखते हैं विषम व्यंजन को, देखते हैं विषम व्यंजन के श, श और स, और व और हा को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। व और हा के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है फिलहाल, कुछ समय के लिए छोड़ दो। अभी बात करते हैं श, श और स की। जब आप विषम व्यंजन या अंतस्कर व्यंजन को आप लेते हैं तो वो आपने व और हा को कुछ समय के लिए भूल देना है आपने। अब देखिए बात करते हैं विषम व्यंजन की, श, श और स। तो एक को छोड़ के, कंठ को छोड़ के आपने श, श, स लिखने हैं, तो कंठ को छोड़ देना है। तो श कहां से स्टार्ट करना है आपने, तालु से, श, श और स। अब बात करते हैं य, र, ल। कंठ को छोड़ के लिखना है आपने, य, र और ल। अब बात करते हैं, देखिए अब यहां तक तो हो गया हमारा। बात करते हैं आगे की। अब आगे देखिए जो हमारा री है, री। अब जहां पर आपका र है, र क्या क्या आपका क्या आ जाएगा, री। तो इसका मतलब री आपका कौन किस में आएगा, मूर्धा में आएगा। अगर मूर्धा की बात करें, बहुत सारे बच्चे इसको मूर्धा को मूर्धा भी पढ़ते हैं। वो अपना मुर्दा नहीं है जो शमशान वाला है ना, शमशान घाट वाले मुर्दा को लोग समझने लगते हैं, जबकि वो मुर्दा अलग है और मूर्धा आपका अलग है। अगर मूर्धा की अगर हम बात करें, जो दांत से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसमें आपकी छोटी छोटी लाइनें जैसी अगर हाथ से आप टच करेंगे तो वही आपका क्या है, मुर्दा है। अगर हम बात करते हैं कंठ की, ये हमारा क्या है, कंठ है। और बात करते हैं अपनी तालु की, तालु आपका ये वाला है, ऊपर वाला हिस्सा। बात करते हैं मुर्दा की, मुर्दा भी मैंने बताया। बात करते हैं दंत की, दंत मतलब दांत। बात करते हैं ओष्ठ की, आपके जो ओंठ है वही आपका क्या है, ओष्ठ है। अब बात करते हैं आगे। अब री भी हो गया आपका। अब री के बाद देखते हैं छोटा ए और बड़ा ए, और छोटा ओ और बड़ा ओ। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा ये जो छोटा ए है या बड़ा ए है ये किस में जाता है, या छोटा ओ है या बड़ा ओ ये किस में जाता है, यहाँ तक पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को, अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों ने रट्टा भी मार के रखा होता है, और रट्टा मार दिया होता है पर वो अक्सर पेपर में वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप पेपर में हमेशा के लिए गलत नहीं करेंगे। अब बात करते हैं छोटा ए और बड़े ए की। अब देखिए छोटा ए और बड़े ए की अगर हम बात करें, जो आपका छोटा ए है ये बना होता है आपका आ प्लस छोटी ई से, आ प्लस ई मिलाने से आपका छोटा ए बनता है, और आ प्लस ए मिलाने से आपका क्या बनता है, बड़ा ए बनता है।
अब आपको देखिए अ प्लस ई। अब बात करते हैं अ प्लस ई की। तो अ आपका कहाँ है, अ आपका कंठ में है, तो इसका मतलब ये हुआ छोटा ए और बड़ा ए किस में आएंगे, हमारे कंठ। और दूसरा देखिए ई का है आपका तालु में, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा छोटा ए और बड़ा ए है ये किस में आएंगे, आपके कंठ और तालु में। और बात करते हैं छोटा ओ और बड़े ओ की। तो छोटा ओ और बड़ा ओ आपका अ प्लस उ मिलने से आपका छोटा ओ बनता है, और अ प्लस छोटा ओ मिलने से आपका क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अ प्लस उ। अ आपका किस में आता है, अगर हम बात करें ये जो आपका छोटा ओ है और बड़ा ओ है ये किस में आते हैं, देखिए अ प्लस उ। अ आपका क्या है, कंठ है, और उ की अगर हम बात करें वो क्या है आपका ओस्ट है, तो इसका मतलब ये आपका क्या क्या है, ये कंठ और ओस्ट। अब आपको ये पता लग गया कि जो हमारा छोटा ए और बड़ा, जो छोटा ए और बड़ा ए है ये हमारे किस में आते हैं, छोटा ए और बड़ा ए ये आते हैं आपके कंठ और तालु में। अगर हम बात करें छोटा ओ और बड़े ओ की, ये आते हैं हमारे कंठ और ओस्ट में। तो छोटी सी पहचान है, आपने बस ऐसे ही करना। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपने देखना है ये जो छोटा ए है ये किससे मिलकर बना होता है, अ प्लस ई मिलने से आपका छोटा ए बनता है। अगर हम बात करें अब ओ की, छोटे ओ की, तो ये बना होता है आपके अ प्लस उ से मिलकर। अगर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अगर या बहुत सारे छात्रों ने अगर संधि बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी तो उस विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्वर, सारे के सारे हमारे हो गए बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं व और ह की। अगर हम बात करें ह की, जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो आवाज कहाँ से आती है, कंठ से आती है, तो इसका मतलब ये ह भी हमारा कहाँ आएगा, कंठ में। अगर फिर भी पता नहीं चलता है तो एक और मेथड ऐसा है, जैसे देखिए ये हमारा अंग है और ये हमारा क्या है, आह है। जब आप आह का उच्चारण करते हैं किसकी आवाज आती है, अगर मैं बात करूं तो आह का जब आप उच्चारण करते हैं किसकी आवाज आती है, ह की। अगर मैं विसर्ग को हटा दूं अ वैसे भी हमारा कहाँ आता है, कंठ में आता है, और ह भी किसमें ही आएगा, कंठ में ही आएगा। और दूसरा इसका पता करने का तरीका मैंने अभी बताया, जब भी हम ह का उच्चारण करते हैं तो आवाज हमारी कंठ से ही आती है। बात करते हैं व की। जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा, एक तो देखिए व का उच्चारण किए तो हम हमारा किसका सहारा ले रहे हैं, ओष्ठ का सहारा ले रहे हैं, ओंठ का सहारा ले रहे हैं। दूसरा जो हमारी जीवा होती है वो कहाँ पर रुकी होती है, दंत के पास। तो इसका मतलब ये हुआ जो हुआ है हमारा, ये आपका दंत और ओष्ठ है। एक तो आप ओठों का भी सहारा ले रहे हैं, दूसरी जब आप इसका उच्चारण करते हैं जो आपकी जीवा होती है वो कहाँ पर रुकी होती है, दांत के पास ही रुकी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा व है, वह वर्ण है, ये हमारा दंतोष्ठ है, और जो आपका ह वर्ण है यह आपका कंठ है। और बात करते हैं, एक बार फिर से पुनः दोहरा लेते हैं, फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं पूरी तालिका को, एक बार अच्छे से देखते हैं। जो हमारा अ और आ है वो आपका कंठ में आएगा, और जो हमारी छोटी ई और बड़ी ई है वो आपका तालु में आएगी, और जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ है वो आपका ओष्ठ में आएगा। जो आपका री है, जो आपका री है वो आपका मूर्धा में आएगा। और बात करते हैं यहाँ पर उष्ण व्यंजन की, श श स, ह और व को कुछ पल के लिए छोड़ देना है, और जो आपका श और श और स है वो कंठ को छोड़ के तालु के बाद श श और स इसमें आ जाएंगे, और आपका जो य र ल और कंठ को छोड़ के य र ल इसी में आएंगे। र के बाद किसी को री भी याद नहीं रहता है, र से री भी किसी में आएगा, मूर्धा में आएगा। और जो छोटा ए और बड़ा ए है जो मैंने अभी बताया, अ प्लस ई मिलने से आपका छोटा ए बनता है। और आपका पता ही है कि अ आपका कंठ है और छोटा ई आपका तालु है। और जो आपका बात करते हैं छोटा ओ और बड़े ओ की, आ प्लस उ मिलने से आपका छोटा ओ बनता है, तो आपको पता ही है।
और जो आपका आ है आपका दंत है और वो आपका ओष्ठ है। बात करते हैं अब हुआ कि वो आपका दंत और ओष्ठ है। तो इसी प्रकार से हमारी पूरी तालिका यहीं पर समाप्त होती हुई। तो यहां से प्रश्न अवश्य पूछ दिए जाते हैं। यहाँ तालिका से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से प्रश्न अवश्य पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो। अब चाहे अगर हम कोई भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछ दिया जाता है। तो ये तालिका आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को या कोई भी या परेशानी या कोई भी समस्या आती है तो प्लीज मेरे से संपर्क करें। थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे वाला रिविजन भी कर लेते हैं। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है और अर्धस्वर की संख्या हमारी हिंदी में अगर हम बात करें दो ही मानी जाती है, य और व। अगर हम संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत में इसकी संख्या 4 मानी जाती है, पूरे के पूरी य, र, ग और व। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद जो हमारी जीवा है वह किसी न किसी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करती है। ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरह से स्पर्श ही नहीं करती है, पर करती है, हल्की हल्की मात्रा में स्पर्श करती है, उसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है आपका ऊर्जा। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जब भी हम इनका उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, हमारे अंदर से निकलती है गर्म श्वास निकलती है, गर्म प्राण वायु बाहर निकलती है, उसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं होते हैं, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 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 क्ष, त्र, ज्ञ और शप और श्रवण। हमने पीछे वाली वीडियो में भी इसकी काफी अच्छी चर्चा की है, तो पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श। अगर श की अगर हम बात करें, क प्लस श, क प्लस श, क प्लस श प्लस अ। अगर इसको मैं और अधिक तोड़ूं, अब यहाँ देखिए अ की अगर हम बात करें, और छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें त्र की, त प्लस र प्लस अ, त्र। अगर हम ज्ञ की अगर हम बात करें, ज प्लस य प्लस अ। बात करें श की, श प्लस श प्लस र प्लस अ, श। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। अगर हम ये तो थे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हमारी 4 मानी जाती है। और बात करें ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 मानी जाती है। बात करें अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 मानी जाती है। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 मानी जाती है। और बात करें आपकी अनुनासिक व्यंजन की, अनुनासिक व्यंजन की संख्या भी आपकी 5 मानी जाती है। बात करते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन की, अड़ और हड़। उत्क्षिप्त व्यंजन की आपकी संख्या 2 मानी जाती है, अड़ और हड़। उत्क्षिप्त व्यंजन, अगर हम उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर हम बात करें, इसको द्विगु व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कठोर व्यंजन की संख्या की, कठोर व्यंजन की संख्या भी आपकी 5 मानी जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी तालिका पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होती हुई।
और इसके बाद हमारा नेक्स्ट विषय रहेंगे अलप्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष। इसके ऊपर चर्चा हम कल ही करेंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल को बढ़ाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।